हेलो नमस्कार दोस्तों, समय अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूपी टीजीटी 2004 के प्रश्नों को देखेंगे और यह जो है सभी राज्यों में जो टीचिंग एग्जाम हो रहे हैं उसमें जिन परीक्षाओं में भूगोल के प्रश्न पूछे जाएंगे सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा वनडे एग्जाम में भी इस प्रश्नों को पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो पर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो में किसी प्रकार की आप लोगों की राय हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा तेज़ी से कराएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, सिंचाई के लिए बनाई गई नहर की अधिकतम लंबाई कहाँ पे है? सिंचाई के लिए बनाई गई नहर की अधिकतम लंबाई किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, इसका सही जवाब उत्तर प्रदेश। अब इसके संदर्भ में थोड़ा सा देखें। भारत में नहर सिंचाई के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर, यमुना नहर, बेतवा नहर, ये सारी सिंचाई के साधन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला इसमें ये प्रश्न आपका हिस्ट्री से है। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो यह आरंभ किया गया था 1930 में। ठीक है, ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों की औपनिवेशिक स्वायत्तता संबंधित मांग न माने जाने पर गांधी जी को या फिर गांधी जी के द्वारा नेतृत्व किया गया 1930 में। ठीक है, यह 2 बार चलाया गया था, 2 चरणों में चला था सविनय अवज्ञा आंदोलन। पहला जो चरण था 1930 से लेकर 31 तक, दूसरा चरण 1932 से 1934 तक, 1932 से 1934 तक चला था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन किसका कारण है? किस चीज का कारण है? मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन किसका कारण है? दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन 4 होगा। पृथ्वी के अक्ष का उसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना ही मौसम की बनावट का कारण है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। लघु ज्वार पैदा होता है, लघु ज्वार कब पैदा होता है? तो एक अर्धचंद्र के समय होता है। कब होता है? अर्धचंद्र के समय होता है। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं, स्क्रीन पर है। चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण कब लगता है भाई? तो चंद्र ग्रहण, इसका ऑप्शन 2 सही है, यह पृथ्वी आ जाती है। ठीक है, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण के लिए आपको बता दें कि इसका सही जवाब होगा पृथ्वी आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में, तो चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, पृथ्वी कहाँ आ जाती है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तब यह चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा अगर कहें तो हम बताते हैं कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण को सूर्य का प्रकाश, कह लीजिए तो चंद्रमा को सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता है, बल्कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है और इसी से चंद्र ग्रहण लग जाता है। ठीक है, यह सदैव किस समय लगता है? यह पूर्णिमा के दिन लगता है और यह प्रत्येक पूर्णिमा को भी नहीं लगता है। ठीक है, जब भी लगता है पूर्णिमा को ही लगता है पर सभी पूर्णिमा को नहीं लगता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्क्रीन पर है। कहाँ वर्ष की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो वर्ष की लंबाई जो सबसे अधिक होती है यह प्लेटो पर होती है। यह 2004 का क्वेश्चन है। ठीक है, टीजीटी की परीक्षा में, यूपी टीजीटी में पूछा गया था, यूपी टीजीटी का प्रश्न है 2004 का। बुध पर जो है 88 दिन का एक वर्ष होता है। इस तरीके से देखा जाए तो बृहस्पति पर यह 12 वर्ष का एक वर्ष होता है। ठीक है, और पृथ्वी पर 365 दिन का एक वर्ष। ठीक, प्लूटो का क्या है? प्लूटो का 248 वर्ष। तो कहा गया है कि वर्ष की लंबाई सबसे अधिक किस पे होती है? तो प्लूटो पे होती है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। पृथ्वी के गिर्द चट्टानों की बाहरी परतों को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के गिर्द बाहरी चट्टानों को परपटी कहा जाता है। ठीक है, परपटी कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जिसकी औसत मोटाई कितनी होती है? 33 किलोमीटर। 33 किलोमीटर होती है। और परपटी जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट कहा जाता है। इसे स्वेज नामक विद्वान ने सियाल कहा। स्वेज नामक एक विद्वान थे, उन्होंने सर्वप्रथम इसे क्या नाम दिया? सियाल। सियाल कहा, सियाल।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्क्रीन पर है। एक उपजाऊ मिट्टी में शामिल होता है। एक उपजाऊ मिट्टी में क्या शामिल होगा? दोमट और खाद मिट्टी। जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसमें दोमट और खाद मिट्टी शामिल होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, दोमट मिट्टी में गाद, चीका एवं बालू मिट्टियों का एक अनुपात में मिश्रण होता है और साथ ही खाद मिट्टी में यह जैविक एवं रासायनिक पदार्थों की अधिकता इसमें पाई जाती है। ठीक है, जिसके कारण यह उपजाऊ मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस फसल के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी मानी जाती है? तो कपास के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी मानी जाती है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्क्रीन पर है। समुच्च रेखाएं, समुच्च रेखाएं क्या है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन पहला होगा। समुद्र स्तर के ऊपरी सामान्य ऊंचाई वाले स्थानों से खींची गई रेखाओं को समुच्च रेखा कहते हैं। समुच्च रेखा किसे कहते हैं? समुद्र स्तर के ऊपर समान ऊंचाई वाले स्थानों पर खींची गई रेखाओं को कौन सी रेखा कहते हैं? समुच्च रेखा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखते हैं। डुरांड रेखा, वैसे डुरेंडो रेखा इसे बोला जाता है। ठीक है, डुरांड रेखा या फिर डुरांड रेखा जो होती है ये किस किस देशों के बीच है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला है। ठीक है, यह जो मैक्सिको की खाड़ी है अमेरिका और मैक्सिको के तट पर स्थित है। यह सबसे बड़ी खाड़ी है। ठीक है, अमेरिका और मैक्सिको की खाड़ी पर, अमेरिका और मैक्सिको के तट पर स्थित है मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। भारत में सबसे बड़ी समुद्री रेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ी समुद्री तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? समुद्री तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो यह है तमिलनाडु। तमिलनाडु में समुद्री तट रेखा की लंबाई जो है आपकी 1000 किलोमीटर हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्कन दर्रा किनके बीच स्थित है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन 2 होगा। दक्कन दर्रा जो है दक्षिणी और मध्य अंडमान निकोबार के बीच है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर नियंत्रित करती है? ठीक है, या फिर कह लीजिए हीराकुंड परियोजना एक नदी की धारा को नियंत्रित करती है। कौन सी नदी की धारा को हीराकुंड बांध परियोजना नियंत्रित करती है? तो वह महानदी की धारा को करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर इससे देखा जाए तो हीराकुंड बांध की जो लंबाई है यह 4.8 किलोमीटर है। ठीक है, 4.8 किलोमीटर है और यह जो बांध है उड़ीसा राज्य में है, उड़ीसा राज्य में है और यह जो है महानदी पर है। किस नदी पर? महानदी पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर। एक भूकंप का भूकंपिक केंद्र स्थित है कहाँ पे? एक भूकंपिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो पृथ्वी के अंदर अभिकेंद्र के नीचे स्थित है। कहाँ पे? पृथ्वी के अंदर अभिकेंद्र से अधिकेंद्री या फिर अधिक केंद्र जिसको ईपी सेंटर कहा जाता है, ठीक उसी के नीचे जहां भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है भूकंपी केंद्र जिसे फोकस कहलाता है। भूकंपी केंद्र को क्या कहते हैं? फोकस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर है। पृथ्वी पर खारे जल और मृदु जल का अनुपात कितना है? तो पृथ्वी पर खारे जल और मृदु जल का अनुपात 9.7 और 0.3 है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन 4 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, इसे देखते हैं। यह है आपका निम्नलिखित में से कौन अवक्षेपण का एक रूप नहीं है? और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा अवक्षेपण का एक रूप नहीं है? क्या नहीं है? अवक्षेपण का एक रूप नहीं है। तो कुहासा पड़ना नहीं है, हिमपात, वर्षा, ओला यह सब अवक्षेपण का रूप है, पर कुहासा पड़ना अवक्षेपण का रूप नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर। पार्थिव विकिरण वायुमंडल को कितना प्रतिशत गर्म कर देता है? तो पार्थिव विकिरण जो है वायुमंडल को 80% गर्म कर देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर।
उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों में एक वृक्ष की अपने पत्तों को इस कारण छोड़ देता है। कह रहा है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में एक वृक्ष को अपने पत्तों को इस कारण छोड़ देता है। भाई किस कारण वृक्ष अपने पत्तों को छोड़ देता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, तापक्रम 6 डिग्री सेल्सियस से कम होने के कारण एक वृक्ष अपने पत्तों को छोड़ देता है। चलिए आगे देखते हैं। लेटराइट मिट्टी बनती है किसके कारण? अपक्षरण के कारण बनती है। ठीक है, अपक्षरण के कारण लेटराइट मिट्टी बनती है। लेटराइट मिट्टी कैसे बनती है? तो अपक्षरण के कारण लेटराइट मिट्टी बनती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्क्रीन पर है। पृथ्वी पर सर्वाधिक गर्म स्थान कहाँ पाए जाते हैं? तो पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान उष्णकटिबंधीय मरुक्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वृक्ष मध्य अक्षांश वनों में पैदा होते हैं? तो शंकुधारी और पतझड़ी दोनों वृक्ष जो होते हैं यह कहाँ पे होते हैं? मध्य अक्षांशी वनों में पाए जाते हैं। कौन कौन से वृक्ष? शंकुधारी और पतझड़ी वृक्ष, ये दोनों वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, और यह एक चीज और बता दें इसके बारे में कि मध्य अक्षांशी वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ जाड़ों का तापमान जो होता है 6 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, इसे मिश्रित वन भी कहा जाता है। कौन सा वन? इसे मिश्रित वन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन इस स्क्रीन पर है। शिवालिक के दक्षिणी भाग के क्षेत्रों को कहा जाता है? कौन से भाग के? शिवालिक के दक्षिणी क्षेत्रों के भाग को क्या कहा जाता है? इसे भावर और तराई दोनों कहा जाता है। ठीक है, भावर और तराई दोनों कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखते हैं। प्रश्न है कि ढक्कन जाल बना है, किसका ढक्कन जाल बना हुआ है? तो ये बेसाल्ट का बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्क्रीन पर है। हिमालय में शंकु वृक्ष कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? हिमालय में जो शंकु वृक्ष होते हैं ये कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर शंकु वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक, हिमालय पर शंकु वृक्ष जो है यह इस बीच पाए जाते हैं। और बता दें कि यह शंकु वनों की जो पेटियां होती हैं यह 2740 मीटर से लेकर यह 3660 मीटर तक पूर्वी हिमालय में पाई जाती है। 3660 मीटर पूर्वी हिमालय में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखते हैं। भावर मृदा बनी होती हैं खुरदरे दानों से, यह पाई जाती है कहाँ पे? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। तराई क्षेत्रों के उत्तर शिवालिक के साथ भावर मृदा पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर। मेघालय में नोकरेक क्या है? मेघालय में एक नोकरेक है, यह क्या है? ये राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान है नोकरेक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो भाई बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। आपको बता दें कोसी नदी से अत्यधिक बाढ़ आ जाने के कारण में बिहार में अपार जन और धन दोनों की हानि होती है। इसी के कारण बिहार में कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी पहली जल विद्युत परियोजना है? निम्नलिखित में से कौन सी पहली जल विद्युत परियोजना है? तो जल विद्युत परियोजना पहली जो है शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना पहली जल विद्युत परियोजना है। यह सन 1897 में यह स्थापित की गई थी। किस जगह पे? दार्जिलिंग। कहाँ पे? दार्जिलिंग। यह जो है आपका वेस्ट बंगाल है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से चलिए अगला प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर। इंदिरा गांधी नहर में पानी आता है। ठीक है, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि इंदिरा गांधी नहर में पानी आता है। पानी कहाँ से आता है इंदिरा गांधी नहर में? तो यह सतलज और व्यास नदी से इंदिरा गांधी नहर में पानी आता है। ये अगला प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर है। भारत में पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? भारत में पहला तेल का कुआं डिगबोई में खोदा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा शिपयार्ड कहाँ पे है? तो भारत में सबसे बड़ा शिपयार्ड मुंबई में है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। दादर और नगर हवेली में कौन सी भाषाएं बोली जाती है? तो इसमें गुजराती बोली जाती है। गुजराती के अलावा हिंदी भी बोली जाती है। ठीक है, कौन सी? हिंदी। दादर और नगर हवेली में गुजराती के अलावा हिंदी बोली जाती है। चलिए भारत में उस द्वीप का नाम बताएं जिस पर या फिर जिस में वह सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। भारत के उस द्वीप का नाम बताएं जिसमें सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। तो द्वीप का नाम है वैरन द्वीप। इसमें थोड़ा स्टार्टिंग मिस्टेक है। ठीक है, वैरन द्वीप है।
अंडमान द्वीप समूह के उत्तर पूर्व दिशा में नरकोंडम वैरन दो प्रमुख ज्वालामुखी द्वीप हैं। ठीक है, एक नरकोंडम है, कौन सा है, नरकोंडम, और एक वैरन। ठीक है, ये दो हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्क्रीन पर है। पृथ्वी को देशांतर में 1 डिग्री घूर्णन करने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को देशांतर में 1 डिग्री घूर्णन करने में 4 मिनट का समय लगता है। आपको बता दें कि पृथ्वी 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करती है, अर्थात 365 डिग्री घूम लेती है। कितने घंटे में? 24 घंटे में। इसलिए 1 घंटे में 15 डिग्री घूम लेती है तथा 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सिंधु की एक सहायक नदी है? सिंधु की सहायक जो नदी है इंद्रावती है। सिंधु की सहायक नदी इंद्रावती है। इंद्रावती नदी जो छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है, किस जगह में? छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर। सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले भारतीय राज्य का नाम बताएं। तो सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले भारतीय राज्य का नाम है राजस्थान। राजस्थान के बाद आ जाता है आपका, राजस्थान के बाद आ जाता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान के बाद एमपी, एमपी के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद यूपी का स्थान है। ठीक है, चलिए। बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को सामान्यतः कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं उनको और्नमन के नाम से जाना जाता है, और्नमन के नाम से पुकारते। ठीक है, टाइफून जो है यह चीन और फिलीपींस और जापान में आते हैं, तो वहाँ पे चक्रवात आते हैं, टाइफून कहा जाता है। हरिकेन जो होता है मैक्सिको की खाड़ी में आता है, और टॉर्नेडो जो होता है दक्षिण और पूर्वी अमेरिका में आता है। हिंद महासागर में जो आता है उसे चक्रवात कहते हैं। चलिए ठीक है। भारत में सूक्ष्मतम स्थान का नाम बताएं। तो यह कौन सा है? जैसलमेर। और यहाँ पे जो वर्षा, जो औसतन वर्षा होती है 5 सेंटीमीटर होती है। कितनी सेंटीमीटर होती है? 5 सेंटीमीटर वर्षा होती है जैसलमेर में। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं, स्क्रीन पर है। कौन नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में नर्मदा नदी गिरती है। ठीक है, तो जो है नर्मदा नदी यह अरब सागर में गिरती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है भारतीय बाघों के प्राकृतिक वास का नाम क्या है? जो भारतीय बाघों के प्राकृतिक वास का नाम सुंदरवन है। ठीक है, भारत में बाघों की सर्वाधिक संख्या सुंदरवन में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। 2001 में भारत में स्त्री साक्षरता स्तर क्या था? तो इसका सही जवाब होगा 54%। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में उत्खात भूमि स्थलाकृति का उदाहरण क्या है? तो चंबा घाटी है। भारत में उत्खात भूमि स्थलाकृति का उदाहरण क्या है? तो चंबा घाटी है। ठीक है, और इसे चंबल घाटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चंबल घाटी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पिंडिक लावा के अपक्षयण के कारण कौन सी मृदा बनती है? तो पिंडिक लावा के अपक्षयण के कारण जो होती है काली मृदा बनती है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न। सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो कुएं और नलकूप हैं। आपको बता दें कि भारत में सिंचाई जो है 57% यह जो है नलकूप और कुएं से होती है। इसके अलावा नहर से जो सिंचाई होती है 32% नहर से होती है। इसके अलावा तालाब से जो सिंचाई होती है, तालाब से यह होती है आपकी 6%। इसके अलावा 6 जो है अन्य साधनों से की जाती है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न इसके अंदर है। भारत में मूंगफली का प्रमुख उत्पादन राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है भारत में मूंगफली का प्रमुख उत्पादन राज्य। चलिए स्क्रीन पर अगला प्रश्न है। बागान रोपण किस श्रेणी में आता है? तो बागान रोपण जो होता है उद्यान और कृषि की श्रेणी में बागान रोपण आता है। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन देखते हैं। कोयना जल विद्युत योजना कहाँ पे किस राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर। रानीगंज कोयना क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में है। रानीगंज कोयला क्षेत्र, रानीगंज कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर है। टैंक सिंचाई प्रसिद्ध है किसके लिए है? उत्तरी मैदान के लिए टैंक सिंचाई प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा भारत में पाई जाती है? तो लोह प्रकार की मृदा कहाँ पे पाई जाती है? भारत में पाई जाती है। किस प्रकार की मृदा? चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।